नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में जो कि मैंने खुद नहीं बनाया है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यानी आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने इसको सेट किया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वैसे मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चंस फंस ही जाते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है क्वेश्चंस पेपर ही होगा। ऐसे ही आप कहेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ये है, प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 5 से 6 प्रैक्टिस सेट मैं करवा दूंगा। 100 एमसीक्यूज की अलग अलग विश्वविद्यालय को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा या इसी विश्वविद्यालय का सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो ये 23-24 वाला पेपर है, ये आपकी परीक्षा के लिए, किसके लिए? 2026-27 की परीक्षा के लिए, 28 की परीक्षा के लिए, 29 की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी होम साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, इन सभी में को करिकुलर कोर्स के रूप में अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के रूप में पूछा जाता है। हिंदी में कहते हैं संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि यह लेक्चर अगर आप पूरा देखते हैं तो आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, एमजी प्यारू बरेली रोहिलखंड, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का पेपर ही है। प्रोफेसर अज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी सहारनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय बलिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा और भी तमाम जैसे एक जमदेशपुर यूनिवर्सिटी खुली है, तो सभी विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। एक एक प्रश्न को बारीकी के साथ बताते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है महोदय, वह व्यक्ति जो इमारतों और सड़कों के लिए तथा रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थर खोदता है वह है, उसको क्या बोलेंगे? खदान कर्मी, खनिक या रेड इंडियनों की एक प्रजाति, या फिर दोनों, यानी बी एंड सी दोनों, खनिक या रेड इंडियन की एक जाति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खदान कर्मी बोलेंगे उसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? खदान कर्मी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए अंग्रेजी में बगल में चल रहा है, अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट होती है। ठीक है, तो आप अंग्रेजी वाला भैया बगल में देखत चलो। ठीक है, हिंदी में हम आपका बढ़िया तरीके से समझाइबे, ताकि आपका और कहूँ पढ़े वढ़े जरूरत ना पड़े। किताब तो लेबे न करबो आओ जिंदगी जीवन में, ना सीरीज खरीदे के पड़े। सीरीज और किताब बिल्कुल भी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, आप इस वीडियो को पूरा देख लेना बस। ऐसे ही 4 से 5 प्रैक्टिस सेट दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आप करेंगे। ये अनिवार्य पेपर होता है, हर एक यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग खुली खदानों से पत्थर निकालने का काम करते हैं बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं? क्वेरी मैन। क्वेरी मैन अंग्रेजी में, हिंदी में खदान कर्मी कहा जाता है। खनिक जो होते हैं आमतौर पर जमीन के नीचे से खनिज निकालते हैं, लेकिन जो खुले स्थानों से निकालते हैं उनको खदान कर्मी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका चुका, व्यक्तित्व क्या है? व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या है? केवल शारीरिक रूप रंग एवं बनावट नहीं, जिस तरह से एक व्यक्ति कपड़े पहनता है ऐसा भी नहीं है। लक्षण, व्यवहार और विशेषताओं का एक संयोजन जो किसी व्यक्ति को क्या करता हो? डिफाइन करता हो, परिभाषित करता हो, उसी को व्यक्तित्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी केवल बाहरी दिखावा नहीं कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, 2 सिक्स पैक बनाए लियो, बॉडी बनाए लियो, बस तू हर पर्सनालिटी बहुत। पर्सनालिटी मतलब शरीर ना ही होता है, पर्सनालिटी मतलब आपका व्यवहार कैसा है, आप किन विशेषताओं, आपके अंदर क्या आइडियोलॉजी क्या है, आपके विचार क्या है, इनको देखा जाता है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, आपका पर्सनालिटी होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आएगा है भैया। तीसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत संवारने से क्या तात्पर्य है? पर्सनल ग्रूमिंग कहते हैं अंग्रेजी में व्यक्तिगत संवारने को। व्हाट डज पर्सनल ग्रूमिंग रिफर टू? बताएं। व्यक्तिगत रुचियां और शौक? नहीं। नवीनतम फैशन रुझानों के अनुसार कपड़े पहनना, ये व्यक्तिगत ग्रूमिंग होगा? ये भी नहीं होगा। प्रदर्शित रूप रंग संबंधित स्वच्छता और साज सज्जा की आदतें जो होती हैं, इसी को पर्सनल ग्रूमिंग बोलते हैं। हाइजीन एंड ग्रूमिंग हैबिट्स रिलेटेड टू अपीयरेंस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब होता है खुद को साफ सुथरा रखना,
अच्छे तरीके से तैयार होना और अपनी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना, ताकि आप पेशेवर और व्यवस्थित दिखें, एक सिस्टमेटिकल वे में आप दिखें। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा लंबे चौड़े क्वेश्चन ऑप्शंस होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट और को करिकुलर मास्टर BA करेकर ये सारे चैनल आपके साथ ही हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है महोदय। चौथा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आप चीजों को देख पा रहे हैं। चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है महोदय, चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। बताएं। प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण है। ऑप्शन है सिलवटदार और गंदे कपड़े पहनना, ये व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण बिल्कुल नहीं। बिखरे बाल और बिखरे नाखून होना बिल्कुल भी नहीं। आप अगर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऐसे ही क्लियर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अब देखिए, अच्छे व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण पूछ रहा है। अच्छी स्वच्छता आदतें अपनाना, साफ और अच्छी तरह से फिट कपड़े पहनना और साफ सुथरा दिखना, यही तो होगा आपका अच्छा व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसको पढ़ें। व्यक्तिगत सौंदर्य में शारीरिक भाषा का क्या भूमिका निभाती है। व्हाट रोल डज बॉडी लैंग्वेज प्ले इन पर्सनल ग्रूमिंग। तो इसका व्यक्तिगत सौंदर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे भाई क्यों नहीं पड़ता, आप अच्छा बोलते हैं तो आकर्षण का प्रतीक बनते हैं, इसका ये गलत है। यह आत्मविश्वास और खुलेपन को व्यक्त करके अच्छी सुंदरता का पूरक होता है। ठीक है, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। और भी पढ़ ले। यह संवारने के प्रयासों का ध्यान भटकाता, बिल्कुल ध्यान आकर्षित करता है, भटकाता नहीं है। गलत फहमी को बढ़ावा नहीं देता, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका बी ऑप्शन, यानी कि पांचवे का, बिल्कुल पांचवे का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पांचवे का बी। छठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है। प्रश्न है, साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है। साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य होता है क्या। देखिए, कंपनी और स्थिति को समझना और प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं तैयार करना, यह साक्षात्कार की तैयारी का एक उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, साक्षात्कार की तैयारी केवल रटने के लिए नहीं होती, बल्कि इसका असली मकसद उस कंपनी के बारे में जानना और अपनी भूमिका के अनुसार सही जवाब तैयार करना होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, 7वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, आप सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों की तैयारी कैसे कर सकते हैं, बताएं। सामान्य साक्षात्कार, एक जर्नल इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तो आप प्रश्नों की तैयारी कैसे करेंगे। उत्तरों का अभ्यास करने से बचकर बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है, आपके स्क्रिप्टेड प्रतिक्रियाओं का पूर्वाभ्यास कर लें, नहीं ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप अपनी ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरी को पहचानें कि हम कहाँ पर डिफीट खाएंगे, उस पर काम करें। अपने अनुभव और अपनी उपलब्धियों को समझें कि हम कितने स्तर पर हैं, कितने पानी में हैं, ये चीज़ करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। जब भी आप एक सामान्य इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं पर भी किसी भी चीज़ के लिए, आप अपनी ताकत को पहचानें कि हमारी ताकत क्या है। हम अपनी कमजोरियों को देखें, अपने अनुभवों और अपनी उपलब्धियों को समझें। ठीक है, तब आपको जाना चाहिए, ये होता है अच्छा। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए। समूह चर्चा मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं, समूह में चर्चा हो रही है, ऐसे दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए। प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो समूह चर्चा के दौरान बेटा आपको दृढ़ और सम्मानजनक होना बिल्कुल चाहिए, ये जरूरी है। रचनात्मक प्रतिक्रिया दिए बिना दूसरों के विचारों की अवहेलना करना, क्या ये सही है। ये भी आपका एक प्रकार से रचनात्मक प्रतिक्रिया दिए बिना दूसरों के विचारों की आलोचना करना, या सहयोग को प्रोत्साहित करना, या हर राय से सहमत होना। समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए। तो समूह चर्चा के दौरान आप इन तीनों को कर सकते हैं, लेकिन हर राय से सहमत होना, ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर राय से सहमत हो। ठीक है, समूह चर्चा माने ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है आपके विश्लेषण और विचारों की स्पष्टता को परखने के लिए किया जाता है। यदि आप बिना सोचे समझे हर किसी की बात मान लेंगे, तो यह दर्शाएगा कि आपका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, आपका कोई अपना दृष्टिकोण है ही नहीं, बस आप केवल एकदम से वही कठपुतली बन करके केवल सुनने आए हैं। तो आप हर मुद्दे पर अपना एग्री सर्टिफिकेट वाला एग्री ना दे दे कि हाँ बस सही बात भैया, जाओ ना, आप कहा तो बस वह मजा है। हाँ,
तर्क करो। जैसे पढ़ाई मतलब विद्युतक मतलब होता है कि कोनो चीज गलत है तो ओकर विरोध करो, खुल के विरोध करो, दबक के नहीं। ठीक है, इसका ध्यान रखो। 9वां प्रश्न, बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा हिंदी में कहते हैं। जैसे भैया कहते नहीं कि इशारों इशारों में ही बातें हो गई। ठीक है, आंखों आंखों में गाना चलता है बॉलीवुड का कि आंखों आंखों में क्या कर लिया, फंसा लिया। तो वो क्या है, इशारों की भाषा है। ऐसे बिहारी लाल एक कवि हैं हिंदी साहित्य में, उनके भाषा पढ़बो तो का लिखत है कि रे कहत नटतरी झत खिजत और मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं, जैसे दुल्हा दुल्हन जब देखे जात हैं, तमाम जने बैठा रहते, लेकिन अखी अखी माध्यम से दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख के पसंदा कर लेते हैं कि एक साथ पूरा जीवन काटे लायक है कि काटे लायक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही पूरा फैमिली बैठी रहती है। बिहारी लाल कहते हैं कि और दुल्हा दुल्हन की आंखें जो होती है, प्रेमी प्रेमिका की जो आंखें होती हैं, दीर्घ युगल होते हैं, जो वो आंखों आंखों से इशारा करके नाना प्रकार की बातें कर लेते आंखों के माध्यम से। ठीक है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भैया भरे भवन में करत है नाइनन हिस्सा बात। अब आंखें के बतुआत है, इशारे में बात होती आंख से। ठीक है, समझत हो? तो उका हुए बॉडी लैंग्वेज, इशारों के माध्यम से, चेहरे के भाव और मुद्रा के माध्यम से गैर मौखिक संचार को बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। बिना बोले भी अपने हरकतों से बहुत कुछ आप कह सकते हैं, जैसे मुस्कुरा करके, हाथ हिला करके। ठीक है, यही सब चीजें होती, इसी को गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है कम्युनिकेशन की भाषा में। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज को ही। 10वां प्रश्न, मुस्कुराने से बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है? जैसे जब आप किसी से बात करते हैं, मुंह लटका के बतुआबो तो बेकार चीज है। गर्म जोशी के साथ बात करें, हाथ मिला एकदम से प्रोफेशनली हंसो मुस्कुराओ, तो इसका बातचीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हंसने का बहुत प्रभाव पड़ता है। गलत। यह एक मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य माहौल बना सकता है हंसना। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है इसका? बिल्कुल, यह एक मैत्रीपूर्ण और स्वागत के योग्य माहौल बना सकता है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो। शत्रुता हंसना थोड़ी बढ़ाएगा, दुख व्यक्त करता नहीं। यह शत्रुता कब बढ़ाता है? जब बिना मतलब के आप हंसते हैं। जैसे किसी कोई गिर गया, अभी साइकिल लेकर के जा रहा है, मोटरसाइकिल लेकर के, और गिर पड़ा बेचारा, उसको उठाने के बजाय आप हंस रहे हैं कि अरे मजा आएगा, गिर गया है देखो, बहुत तेज चलावत रहे, और हंसो ठट्ठा आई के, तब भैया हुए मारपीट। ठीक है चलो 11 नंबर प्रश्न, संचार में सीधे नजर मिलाकर के संप्रेषण करने का क्या अर्थ है? व्हाट डज मेकिंग डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट साइन इन कम्युनिकेशन? यानी कि जब आप आंखों के जैसे कहते हैं कि आंख के माध्यम से जो है नैनाचार हो रहा है या आंखें बातें कर रही हैं। ठीक है, तो जब संचार में नजरें, सीधी नजरें मिलाकर के आप बातचीत करें, मतलब आई कॉन्टेक्ट, आंख से आंख मिलाकर के बात करें, इसका मतलब क्या होता है? बैराग्य लेना, बिल्कुल भी नहीं, शर्मिलापन नहीं, धोखा नहीं। इसमें जब आप नजरों से नजरें मिलाकर के बात करते हैं तो आत्मविश्वास झलकता है, ईमानदारी झलकती है और सावधानी इसमें दिखती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। कॉन्फिडेंस, सिंसियरिटी एंड एक्टिवनेस आपका दिखता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11 का। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी आई कांटेक्ट मतलब कि आप जो है एकदम से कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक शायरी मुझे आंखों को मिलाने पर याद आ गई कि नजरों को तेरी नजरों से कैसे मिलाएं जानी, नजरों को तेरी नजरों से कैसे मिलाएं जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी। ठीक है, तो फिर उसमें आई कांटेक्ट कैसे होगा? हालांकि हो जाएगा, ठीक है, विकर्ण माध्यम से। चलें, 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, संचार प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है? संचार माने होते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का हिंदी में संचार कहते हैं। संचार का और थोड़े जटिल भाषा में संप्रेषण कहा जाता है। यानी संचार, संप्रेषण, कम्युनिकेशन सब एक ही चीज हुए। जब दो व्यक्ति आपस में मिलजुल करके बातचीत करते हैं, एक व्यक्ति अपनी बात को कहता है, दूसरा उसकी बात को सुन करके उस पर प्रतिक्रिया देता है, वही चीज आपका संचार होता है। तो संचार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? का उद्देश्य करा जाता है भैया, तो व्यक्तियों या समूहों के बीच जानकारी और विचारों को संप्रेषित करना, भेजने के लिए हम बातचीत करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। गलत ऑप्शन को पढ़ करके भी आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, उसको गलत आप छांट करके। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? गैर मौखिक संचार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हाथों के इशारों का उपयोग करना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
हाथ के इशारों का उपयोग करना ये गैर मौखिक संचार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? क्लियर? तो हाथ, फोन, ईमेल, पत्र, ये सब जो होते हैं ये सब आपके हाथों के इशारों से नहीं, हम शब्दों के माध्यम से अपनी बातें कहते हैं, बोल करके कहते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, संचार में अस्पष्टता का क्या महत्व है? संचार में अस्पष्टता का क्या महत्व होता है बेटा? संचार में अस्पष्टता का महत्व होता है, गलतफहमी को बढ़ावा नहीं, ये गलत हो जाएगा। गलत ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं सही ऑप्शन पढ़ूंगा, डायरेक्ट सही ऑप्शन ही। संचार में स्पष्टता का महत्व ये होता है कि यह समझ को बढ़ाता है और भ्रम को कम करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि संदेश स्पष्ट होगा तो सुनने वाला उसे सही ढंग से समझ पाएगा और गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, और संचार यही होता है कि भाई जो बातें कही जाए उसको पूर्णतः जिसके लिए कही जाए वो सुने। सक्रिय श्रवण क्या है? एक्टिव लिसनिंग अंग्रेजी में कहते हैं। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग? तो इसका मतलब होता है जब वक्ता का पूरा ध्यान देना, संदेश को समझना और प्रतिक्रिया देना, यानी कि वक्ता पर पूरा ध्यान दे, जो वक्ता कह रहा है उसको श्रोता सुने, संदेश को समझे और प्रतिक्रिया दे, फीडबैक दे, तभी अच्छा श्रवण माना जाता है। एक अच्छा लिसनर जो होता है एक अच्छा वक्ता भी होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, अगर आप सच्चे तरीके सुनेंगे अच्छे तरीके से तो आप अच्छे आगे चल करके बोलेंगे भी। संचार में स्पष्टता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है संचार में स्पष्ट चीजें होना? संचार में स्पष्टता इसलिए महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए महोदय? यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है संचार कि संदेश प्राप्तकर्ता को बिना किसी अस्पष्टता के समझ में आ गया है। यही एक प्रकार से क्या करता है, यही जो होता है संचार तभी सफल होता है जब प्राप्तकर्ता यानी जिसके पास पहुंच भेज रहे हो आप वहां तक पहुंचे और वो आपकी बातों को समझ जाए और फीडबैक दे दे, अपना रिस्पॉन्स दे दे। 17 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी लिखित संचार की बाधा है? लिखित संचार की बाधा कौन सी इनमें से, फटाफट से आप बताएंगे। लिखित संचार की बाधा, देखिए व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियां जो होती हैं ये एक बाधा उत्पन्न करती है। बाकी स्पष्टता और संक्षिप्तता जो होती है एक विशेषता है। सक्रिय श्रवण भी संचार की विशेषता है, गैर मौखिक संकेत भी, ये सब विशेषताएं में आती हैं। बाधा उत्पन्न करती व्याकरण की जो त्रुटियां हो जाती हैं, वर्तनी की यानी स्पेलिंग वगैरह, ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, अगर लिखित संदेश में स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियां होती हैं तो अर्थ बदल जाता है और जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है जिसके पास आप भेज रहे हैं संदेश वो भ्रमित हो जाता है, चीज़ों को नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है यहाँ पर। इसीलिए जरूरी होता है लिखित संचार में कि व्याकरण और वर्तनी को सही ढंग से लिखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन, मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? मौखिक संचार का बताएं। मौखिक संचार का उदाहरण में से एक पाठ संदेश भेजना नहीं, पत्र लिखना, ये सब लिखित संप्रेषण है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना भी मौखिक संचार नहीं होता, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा। वर्बल कम्युनिकेशन कब होगा? किसी से आमने सामने बातचीत करना, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। स्पीकिंग टू समवन फेस टू फेस। अब देखो महोदय, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी। ठीक है, इसके क्वेश्चन पेपर की आपको सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे केवल कम्युनिकेशन स्किल की आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगी केवल और केवल कम्युनिकेशन के लिए ना, तो मात्र 50 रुपये फीस रखी गई। सभी सब्जेक्ट का जो मिलेगा तो उसके लिए 100 रुपये फीस है। 9984 039 139 इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आपको पीडीएफ नोट्स यानी कि ये क्वेश्चन पेपर की कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर आपको मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, और उसका विथ आंसर शीट यानी आंसर शीट भी उसके साथ में रहेगी। आप इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और किस सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर तो आप लिख करके भेज दीजिएगा। आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ दिया जाएगा, यानी वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको और पीडीएफ नोट्स भी सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, सभी सब्जेक्ट नहीं, केवल को करिकुलर का मिलेगा अगर आप 50 रुपये जैसे इसके अंदर भेजा जाएगा, जैसे आप एसएमएस करेंगे। तो अगर आपको केवल को करिकुलर का लेना नहीं, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपको लेना है, ठीक है, तो मात्र और मात्र 50 रुपीज़ में आपको कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, विथ आंसर सीट। अगर अगर आप बीए में हैं, ठीक है, बीएससी बीकॉम सभी के लिए 50 रुपये है, केवल को करिकुलर का मिलेगा। और अगर आप जैसे बीए से संबंधित है, बीए तो बीए वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सभी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, इसीलिए बीए वाले बच्चों को आपका जैसे जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस है या हिंदी संस्कृत है या समाज शास्त्र शिक्षा शास्त्र है या होम साइंस है या आपका और भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, तो उन सभी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप का मिलेगा। यानी कि वो सब्जेक्ट वाला भी, यानी 4 पेपर आपके सब्जेक्ट के और 1 पेपर आपका को करिकुलर का, यानी कुल मिलाकर के कितने, कम से कम 5 सब्जेक्ट आपके मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपको मिल जाएगा। यानी 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का जो आपका सब्जेक्ट होगा, वैसे 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, यानी 4 पेपर आपके मेजर सब्जेक्ट के, माइनर का पेपर होगा ही नहीं, और को करिकुलर का एक ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आपकी बार ऑब्जेक्टिव पेपर सभी विश्वविद्यालय आप बीए का
अलग अलग सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो उसके लिए मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। तो आप अगर बीए का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं या लिखित पढ़ना चाहते हैं, बीए संबंधित सभी सब्जेक्ट का क्लास, मतलब कि क्लास तो आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। लेकिन अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी, उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 50 रुपये बीएससी बीकॉम के बच्चों के लिए, केवल को करिकुलर के लिए मात्र 50 रुपये, और सभी सब्जेक्ट के लिए 100 रुपये फीस है। जिनको भी जुड़ना है व्हाट्सएप पर एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखें, जुड़ना हो तभी एसएमएस करेंगे, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है। 19 नंबर क्वेश्चन, बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप इसलिए हटाना जरूरी होता है महोदय, किस लिए बताएं? अब आप बताओ, काहे मेकअप हटावा जाता है? बेटी ये लोग सब बताओ, जितना लड़कियां लोग देख रही हो सब बताओ कि मेकअप तो लगा लेती हो शादी ब्याह में, लेकिन जब लेटे जाती हो आप सब तो कब मेकअप हटाती हो कि नहीं हटाती? बताओ, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्वचा को सांस लेने देने और रोम छिद्र जो होते हैं उनको बंद होने से बचाने के लिए। क्योंकि जब आपके जो रोम छिद्र होते बंद हो जाते हैं, क्योंकि दिन भर आप मेकअप और धूल मिट्टी पर जमा हो जाती है मेकअप पर, अगर आप रात में नहीं हटाते हैं तो यह एक प्रकार से रोम छिद्र आपके बंद हो जाएंगे, जहाँ से आपकी हवा बयार ये सब अंदर जाती है वो सब नहीं होगा, जल वगैरह, तो जहाँ से पसीना निकलता है तो त्वचा की जो छिद्र है वो एक प्रकार से नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपकी त्वचा में मुहासे निकल आएंगे, दाने निकल आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, इसीलिए जरूरी है मेकअप को हटा करके सोएं। लड़कियां ध्यान रखना आज से। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक माना जाता है, यानी पर्सनालिटी को निर्धारण करता है? कौन? पारिवारिक, पालन पोषण और अनुवांशिकी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, फैमिली, ठीक है। अपब्रिंगिंग एंड जेनेटिक्स, पारिवारिक, पालन पोषण और अनुवांशिकी जो होता है ये व्यक्तित्व का कारक निर्धारण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, बायोडाटा का उद्देश्य क्या है? बायोडाटा का क्या उद्देश्य होता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बायोडाटा का क्या उद्देश्य होता है? बायोडाटा का उद्देश्य क्या होता है? बायोडाटा जो होता है इसका क्या उद्देश्य होता है? फटाफट से आप बताएंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। तो बायोडाटा जो होता है यह किसी विशिष्ट नौकरी या कैरियर अवसर के लिए प्रासंगिक कौशल, योग्यता और अनुभव को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो बायोडाटा उसी को कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। प्रश्न है, समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए बेईमानी के साथ? बिल्कुल भी नहीं। सत्य के साथ, व्यक्तिगत गौरव के साथ या तर्क के सहित? तो ग्रुप डिस्कशन कभी भी होना चाहिए। तो किसके साथ होना चाहिए बेटा? ग्रुप डिस्कशन की अगर बात की जाए तो ग्रुप डिस्कशन किसके साथ होना चाहिए? फटाफट से आप बताने। क्या ग्रुप डिस्कशन में बेईमानी के साथ ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन करते समय हमको क्या करना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन करते समय हमको तर्क के सहित, ठीक है, आर्ग्यूमेंट के साथ बात करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आर्ग्यूमेंट के साथ हमको बात करना चाहिए, तर्क के सही जब हम बात करेंगे तो अच्छी बात होगी, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? बताएंगे। समूह चर्चा में इनमें से किससे? तेजी से बोलने से, बिल्कुल तेजी से बोलने से बचना चाहिए। अगर आप खूब तेज तेज बोलेंगे तो आपकी बातों को लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको समूह चर्चा के दौरान, ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको किससे बचना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन में आपको किससे बचना चाहिए? तेजी से बोलने से किस साथ बचना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। समूह चर्चा में हमें होना चाहिए, तो समूह चर्चा में हमें जो है होना चाहिए, व्यक्तिपरक होना चाहिए। क्या व्यक्तिपरक होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मुखर होना चाहिए, बिल्कुल मुखर होना चाहिए। मुखर माने होता असर्टिव होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, इसका सी ऑप्शन, ठीक है। यानी हमको समूह चर्चा में, ग्रुप डिस्कशन में कैसा होना चाहिए? मुखर होना चाहिए, असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है दोस्तों अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ कहना, आत्मविश्वास के साथ कहना, शालीनता के साथ कहना, ठीक है। बिना किसी पर हावी हुए अपनी बात को शालीनता के साथ, आत्मविश्वास के साथ रखने को ही असर्टिव होना या मुखर होना कहते हैं। समूह चर्चा के दौरान ये बहुत जरूरी बात होती है। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साक्षात्कार कौशल यानी इंटरव्यू स्किल के संदर्भ में
मिररिंग में क्या शामिल है? मिररिंग, मिररिंग मतलब क्या होता है बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मिररिंग का तात्पर्य क्या होता है यहाँ पर बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साक्षात्कार के या साक्षात्कारकर्ता जो इंटरव्यू देने वाला है या लेने वाला है, उसको शब्दों को हूबहू दोहराना या उनके हाव भाव की नकल करना, इसी को मिररिंग कहा जाता है। जैसे मिरर आपके हूबहू शक्ल को दिखा देता है, ऐसे साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में मिररिंग शब्द का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो होती हैं, साक्षात्कार कर जो करता होता है, जो इंटरव्यूअर होता है या इंटरव्यूज जो लेने वाला होता है, उसके शब्दों को हूबहू दोहराने को ही मिररिंग कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। एक मनोवैज्ञानिक टेक्निक होती है ये, जहां आप सामने वाले के व्यवहार या जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को धीरे से अपनाते हैं ताकि उनके साथ एक बेहतर तालमेल बन सके और अच्छे तरीके से विचार आदान प्रदान हो सके। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नहीं बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं वाले क्वेश्चंस आप गलत करके आते हैं, इसीलिए नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुनने के कौशल इन लिसनिंग, व्हिच ऑफ दीज फैक्टर्स डू नॉट इनहेंस लिसनिंग स्किल? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नकलीपन, अस्पष्ट धारणा, ध्यान या अस्पष्टवादिता? राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो सुनने का जो कौशल होता है उसको कौन नहीं बढ़ाता है बताइए? तो नकलीपन जो होता है, फेकनेस जिसको आप बोलते हैं, वो एक प्रकार से इसके कौशल को नहीं बढ़ाता है। बाकी अस्पष्ट धारणा, ठीक है, यानी क्लियर परसेप्शन, अटेंशन एंड फ्रैंकनेस, स्पष्टवादिता, ये तीनों सुनने के कौशल को बढ़ाते हैं, जबकि नकली कौशल नहीं बढ़ाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, उस स्थान का चयन कीजिए जहां कौशल प्रोफाइल के में नाम और पते का उल्लेख किया जा सकता है। बताएं, उस स्थान का नाम बताइए। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द नेम एंड एड्रेस कैन बी मेंशन्ड इन अ स्किल प्रोफाइल। बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उस स्थान का चयन कीजिए जहां कौशल प्रोफाइल में नाम और पते का उल्लेख किया जाता है या किया जा सकता है। तो ऊपरी बायां किनारा जो होता है, ऊपरी बायां किनारा, वहीं पर आप इसका उल्लेख करें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। किसी भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में या कोई जो रिज्यूम होता है, जब उस रिज्यूम में आप अपनी डिटेल भरते हैं, संपर्क जानकारी भरते हैं, तो सबसे ऊपर अक्सर बाईं ओर जो है डिटेल दी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत रहेगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर BA 7th क्लास चलती है। आप देख रहे हैं को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। CB की शुरुआत, CB का फुल फॉर्म होता है करिकुलम बेटी, करिकुलम BT। करिकुलम BT की शुरुआत में आवेदक का सारांश किसके रूप में कार्य करता है? बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है महोदय? 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि CB की शुरुआत में आवेदक का सारांश किसके रूप में कार्य करता है? तो ये एक प्रकार से समरी के रूप में या सिनॉप्सिस के रूप में, सार के रूप में। सिनॉप्सिस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिनॉप्सिस यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यह नियोक्ता को आपके करियर का एक छोटा सा परिचय देता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बायोडाटा में किसका उल्लेख होता है? तो बायोडाटा में पता, आयु और राष्ट्रीयता तीनों होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। समूह चर्चा उम्मीदवार की किसका मतलब किस क्षमता का आकलन करती है? बताएं, समूह चर्चा उम्मीदवार की किसी निर्दिष्ट विषय पर दूसरों से बातचीत करने की जो क्षमता होती है, उसको एक प्रकार से आकलन करता, उसका मूल्यांकन करता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है? बायोडाटा में कौन सा चीज़ प्रकट नहीं होता है? देखिए, करियर लक्ष्य, यानी कि जो करियर का लक्ष्य होता है, ये बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है कि करियर का आपकी क्या लक्ष्य है। सामान्यतः बायोडाटा में आप जो है संदर्भ, किस संदर्भ में, पता और नाम, ये सब आप लिखते हैं। ठीक है, बायोडाटा में व्यक्तिगत विवरण अधिक होते हैं, जबकि करियर लक्ष्य रिज्यूम का हिस्सा होता है। यानी कि अगर जो रिज्यूम होता है, करियर का लक्ष्य रिज्यूम में भरा जाता है, ना कि बायोडाटा में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, समूह चर्चा में प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? समूह चर्चा में प्रारंभिक उद्देश्य क्या है बेटा? समूह चर्चा का ध्यान
या समूह का ध्यान आकर्षित करना, यह समूह चर्चा का प्रारंभिक उद्देश्य होता है ताकि समूह का ध्यान आकर्षित किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चर्चा की शुरुआत में सही ढंग से अपनी बात रखना ताकि बाकी लोग जो है आपकी बातों को सुने। ठीक है, आप बहुत विद्वान हैं लेकिन आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से अगर नहीं रख पा रहे हैं तो आपकी विद्वता बेकार है। 33 नंबर, बायोडाटा और आवेदन पत्र दोनों में से कौन सा कितना कार्य करता है? बायोडाटा और आवेदन पत्र दोनों में से कौन सा कितना कार्य करता है? दो अलग अलग कार्य हैं दोनों के, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोडाटा आपकी जानकारी देता है जबकि आवेदन पत्र यानी जो कवर लेटर होता है उसको आवेदन पत्र बोलते हैं, वो यह बताता है कि आप उस नौकरी के लिए क्यों सही हैं, क्यों जरूरी हैं। आवेदन पत्र आप उस नौकरी के लिए क्यों सही हैं उसके बारे में बताता है। बायोडाटा बताता है आप अपनी जानकारी उसमें लिखते हैं। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है उम्मीदवार के 24 नंबर क्वेश्चन से उम्मीदवार के किसका मूल्यांकन करने के लिए छेड़ने या तनाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं? बताएं। उम्मीदवार के तनाव के स्तर यानी स्ट्रेस लेस मतलब स्ट्रेस लेवल, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, तनाव के स्तर। ठीक है, उम्मीदवार के तनाव के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए छेड़ने या तनाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है करिकुलम बीटी जिसको सीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, किस भाषा का शब्द है ये? तो ये सीबी जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है सीबी का मतलब क्या होता है जानते हैं? कैरिकुलम बीटी ये शब्द है आपका लैटिन भाषा का, इसका मतलब होता है जीवन का मार्ग, कोर्स ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है मानव मस्तिष्क के बायां भाग से क्या नियंत्रित होता है? मानव मस्तिष्क के बाएं भाग से तर्क और तार्किकता, लॉजिक एंड रीजनिंग कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क का बायां हिस्सा गणित विज्ञान और तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन से आवेदन पत्र क्या होता है? आवेदन पत्र जो होता है आपकी मुख्य शक्तियों और नौकरी के लिए आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उपयुक्तता आपका क्या है उसकी विवरण देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी लेटर रिज्यूम के साथ भेजा जाता है ताकि नियोक्ता को आपकी योग्यता का संक्षिप्त पता चल सके कि आप इस नौकरी के लिए क्यों एलिजिबल हैं या क्यों जरूरी हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है किसी साक्षात्कार के में प्रश्न है आपका, किसी साक्षात्कार में जब आपको कोई उत्तर नहीं पता हो तो आपको यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए? 38 नंबर क्वेश्चन आप फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका बाबू, प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। किसी साक्षात्कार में जब आपको कोई उत्तर नहीं पता है, इंटरव्यू हो रहा है आपको उत्तर नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में स्वीकार कीजिए कि आप उत्तर को नहीं जानते, घुमाने का प्रयास ना करें, क्योंकि घुमाएंगे तो जो आपके सामने इंटरव्यू ले रहा है आपका बहुत विद्वान होता है, तो ऐसे में उसको घुमाने का प्रयास ना करें, आप बता दें कि सॉरी शायद मैं इस प्रश्न के उत्तर को नहीं जानता हूँ। इंटरव्यू में झूठ बोलना या गलत अनुमान लगाना एक निगेटिव इफेक्ट डालता है। अपनी ईमानदारी दिखाते हुए शालीनता से साथ स्वीकार कर लें, शालीनता के साथ कि आपको उत्तर नहीं पता है, सबसे अच्छा तरीका होता है सॉरी बोल देना। ठीक है, आगे 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है किसी नौकरी की रिक्ति के लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका एक बायोडाटा जमा करना है, जो है बताएं। किसी नौकरी की रिक्त स्थान है किसी नौकरी में और आवेदन करने का एक आदर्श तरीका एक बायोडाटा जमा करना है, जो है जो उस विशिष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से लिखा गया हो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, स्पेशली रिटन फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, नहीं हर नौकरी की जरूरतें अलग अलग होती हैं। यदि आप अपना रिज्यूम बायोडाटा उस विशेष पद की आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बदल यानी कस्टमाइज कर देते हैं तो चयन की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए उसके हिसाब से लिखना चाहिए आपको। 40 नंबर क्वेश्चन से साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो साक्षात्कार कौशल इंटरव्यू स्किल्स के संदर्भ में सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग का प्राथमिक उद्देश्य होता है वक्ता को उचित रूप से समझना, व्याख्या करना और जवाब देना। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है?
साक्षात कौशल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल है? तो चेहरे का भाव, हाव भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से संचार करना, ये सब शामिल होता है साक्षात्कार कौशल में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिना बोले अपनी बॉडी लैंग्वेज, आंखों के संपर्क, हाथों के इशारे, ये सब जो संदेश जाता है उसे गैर मौखिक संचार की श्रेणी में रखा जाता है। तो साक्षात्कार कौशल के दौरान गैर मौखिक संचार में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया चीज शामिल है। 42 नंबर क्वेश्चन से, प्रभावी साक्षात्कार इफेक्टिव जो इंटरव्यू होता है, स्किल होती है, उसके संदर्भ में आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? देखिए, आप आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस को बोलते हैं अंग्रेजी में। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी इमोशंस और अपने जो पूर्वाग्रह है उसके प्रति सचेत रहें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब होता है कि जो आपकी खूबी है, आपकी जो कमी है, आपकी सोच को अपने अपने अच्छे से पहचानें, ताकि आप इंटरव्यू के दौरान खुद को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं, पेश कर पाएं सामने वाले के समक्ष। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, साक्षात्कार के दौरान चिंतनशील प्रश्नोत्तरी का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? बताएं। 43 नंबर क्वेश्चन आपके आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बहुत जबरदस्त लेक्चर आपका आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बताएंगे 43 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया, प्रश्न आपका क्या आ चुका 43 नंबर, बताने का प्रयास करेंगे। बी ऑप्शन इसका, साक्षात्कारदाता को उनके विचारों और भावनाओं को और अधिक जानने में मदद करता है जो चिंतनशील प्रश्नोत्तरी होती है वो उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सहानुभूति में क्या शामिल है? सहानुभूति में क्या शामिल है? 44 नंबर क्वेश्चन से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन, साक्षात्कारदाता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना और साझा करना, ये साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सहानुभूति में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन से, एक साक्षात्कार में पुष्टि का क्या महत्व होता है? पुष्टि माने होता है जिसको आप बोलते हैं एफर्मेशन। ठीक है, एफर्मेशन। तो इंटरव्यू में पुष्टि का मतलब होता है साक्षात्कारकर्ता जो साक्षात्कार ले रहा है, इंटरव्यू जो ले रहा है उसको साक्षात्कारकर्ता कहते हैं और जो इंटरव्यू दे रहा है उसको साक्षात्कारदाता बोलते हैं। तो इंटरव्यू लेने वाला नहीं, साक्षात्कारकर्ता के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 45 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन से, साक्षात्कार कौशल में उचित स्वर और भाषा का मूलभूत पहलू क्या है? साक्षात्कार कौशल में उचित स्वर और भाषा का मूलभूत जो पहलू है वो रहा है साक्षात्कारकर्ता के संदर्भ, संस्कृति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा और लहजे को अपनाना। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देख 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित दस्तावेजों में सबसे सुविस्तृत कौन सा होता है? व्हिच डॉक्यूमेंट इज मोस्ट डिटेल्ड? सीबी डिटेल में होता है, रिज्यूम में, बायोडाटा? बताएं। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित दस्तावेजों में सबसे सुविस्तृत कौन सा होता है? तो करिकुलम बीटी यानी सीबी जो होता है ये डिटेल में होता है। ठीक है, इसमें शिक्षा, अनुभव और उपलब्धियों की पूरी जानकारी होती है। रिज्यूम जो होता है वो छोटा होता है, 1-2 पेज का होता है, जबकि ये और बड़ा होता है, काफी लंबा होता है करिकुलम बीटी सीबी। 48 नंबर क्वेश्चन से, बायोडाटा में समानता कुल कितने संपर्कों के संदर्भ में यानी रेफरी के रूप में दिए जाते हैं? बताएं। तो बायोडाटा में समानता है जो होते हैं 2 रेफरी होते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पेशेवर तौर पर किसी भी बायोडाटा में आमतौर पर 2 विश्वसनीय व्यक्तियों के नाम संदर्भ के रूप में दिए जाते हैं जो आपके काम की पुष्टि करते हैं कि भाई आपका काम अच्छा है कि नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा जिस जॉब के लिए आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट रूप से सुसंगत बनाया जाता है? 49 नंबर करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी रिज्यूम जो होता है ये एक प्रकार से हमेशा उस विशिष्ट नौकरी, स्पेसिफिक जॉब के अनुसार छोटा और सटीक बनाया जाता है जिसे आप पाना चाहते हैं। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिज्यूम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? बताएं। 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक रिज्यूम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? धार्मिक संबद्धता ये रिज्यूम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बाकी रोजगार का इतिहास रहना चाहिए, संपर्क जानकारी भी और शिक्षा, ये तीनों होने चाहिए, जबकि धार्मिक संबद्धता नहीं होनी चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन से, आप अपने 2 भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल को रिज्यूम के किस अनुभाव में शामिल करेंगे या करेंगी? बताएं।
आप अपने दो भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल को रिज्यूम के किस भाग में, किस अनुभव के रूप में उसमें रखेंगे? तो ये अतिरिक्त जानकारी के रूप में आप उसमें दीजिए कि हमारे पास अतिरिक्त जानकारी की मैं 2 भाषाओं 3 भाषाओं को जानता हूँ, ठीक है? भाषाओं का ज्ञान एक अतिरिक्त खूबी है जिसे अक्सर स्किल्स या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 52 नंबर प्रश्न है, रिज्यूम शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? रिज्यूम शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है समरी या सारांश। फ्रांसीसी भाषा का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और करिकुलम विटी लैटिन भाषा का शब्द है, सीबी। बायोडाटा भाषा है, बायोडाटा जो है ये किस भाषा का शब्द है बेटा? बायोडाटा जो शब्द है, बायोडाटा शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बायोग्राफिकल या बायोग्राफिकल डाटा का संक्षिप्त रूप होता है बायोडाटा। 54 नंबर प्रश्न है, करिकुलम बीटी भाषा से उत्पन्न शब्द है। करिकुलम बीटी लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का पाठ्यक्रम कह सकते हैं इसको। 55 नंबर प्रश्न, साक्षात्कार में खुले खुले छोर वाले प्रश्नों की क्या भूमिका होती है? तो साक्षात्कार में जो इंटरव्यू में जो ओपन इंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी भूमिका क्या होती है? साक्षात्कार देने वाले से विस्तृत एवं अभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए इसको किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करे बाबू? 56 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा अपने को सोशल मीडिया के रूप में नहीं चिन्हित करता है? तो सोशल मीडिया के रूप में फेसबुक है, ट्विटर भी है और आपका लिंक्डइन भी सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। लिंक्डइन जो होता है ये सोशल मीडिया ही है, इस पर आप नौकरी को लेकर के अपने बायोडाटा को दे सकते हैं, नौकरी के लिए बेसिकली यही है, ठीक है। ये तीनों सोशल मीडिया के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि विकिपीडिया जो होता है ये सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक ऑनलाइन ज्ञान कोश होता है, इंसाइक्लोपीडिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर विकिपीडिया ही लग जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ वक्तव्य लिखे, इन पर विचार करना है। पहला कह रहा है वक्तव्य कि सोशल मीडिया पर उस समय भी किसी को उत्तर देना जब आप गुस्से में हो एक अच्छी चीज है, बिल्कुल गलत चीज है। जब आप गुस्से में तो सोशल मीडिया आप छुए ना, नहीं, एक एक गलती आपको पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है, आपको जो है जेल में पटक सकती है, आप कुछ भी कर सकती है आपको। सोशल मीडिया पर जब आप गुस्से में हो तब सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज ना करें। किसी दूसरे व्यक्ति की तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करना ठीक है, बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया के संदर्भ में ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन लगा दें, दोनों सही दोनों गलत, केवल एक सही केवल दो सही, क्या है? दोनों गलत हैं, डी ऑप्शन में बोथ आर फॉल्स, यानी डी ऑप्शन दोनों गलत है। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न, एक समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है महत्वपूर्ण होता है? एक समूह चर्चा में ग्रुप डिस्कशन में कौन सा गुण महत्वपूर्ण होता है? तो इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि भावात्मक स्थिरता जो होती है बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 59 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए जो वक्तव्य हैं। पहला ऑप्शन है कि पहला दिया हुआ है कि एक समूह चर्चा के दौरान आक्रामक हो जाना एक अच्छी बात है, बिल्कुल गलत बात है। एक समूह चर्चा में शांत और तार्किक बने रहना अच्छा होता है, बिल्कुल। समूह चर्चा में अगर आप जो है क्या होता है सही बने रहते हैं और सही बात करते, तार्किक बात करते, शांत रहते तो ज़्यादा बेटर होता, तो ये सही है। दूसरा सही, पहला गलत है, यानी केवल दो सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है मृदु कौशल, व्हाट इज आर सॉफ्ट स्किल, क्या होती है? मृदु कौशल क्या है इनमें से? मृदु कौशल देखिए, समालोचनात्मक चिंतन, समस्या का समाधान, टीम वर्क, ये सब जो है मृदु कौशल के अंतर्गत आता है, डी ऑप्शन लगा देंगे उपयुक्त सभी, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, ये सब जो चीजें होती हैं ये सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत आती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आपके रिज्यूम के व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में आपके बारे में जानकारियां होती हैं, किसकी जानकारी होती है? नाम एवं संपर्क की, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका पता होता, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर पाए, ठीक है। आगे देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बाबू? 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बताएं। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है?
बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रिज्यूम के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है? बिल्कुल राइट आंसर आपका लगेगा। देखिए, पहला ऑप्शन पढ़िए पहले। कार्य अनुभव की जानकारी समयबद्ध अनुक्रम में सबसे हालिया, सबसे पहले, ऊपर के क्रम में दी जाती है। बिल्कुल सही, रिज्यूम में ये चीज़ होती है। और सारांश कथन में सामान्यतः यह जानकारी होती है कि आप उक्त जॉब के लिए कैसे उपयुक्त होते। बिल्कुल, रिज्यूम में ये भी चीज़ मेंशन होती है। यानी इसका दोनों सही होगा आपका, ठीक है। इसका सी ऑप्शन मतलब कि अच्छा, एक और है आपका, रिज्यूम में मृदु कौशल शामिल। बिल्कुल, मृदु कौशल भी शामिल होने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों सही हैं, यानी कि सभी वक्तव्य सही हैं। सी ऑप्शन इसका लग जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपसे, पहला कह रहा है बाबू कि सोशल मीडिया प्रोफेशनल लोगों के लिए एक निरर्थक है। बिल्कुल गलत है, प्रोफेशनल लोगों के लिए सार्थक होता तो ये गलत हो जाएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल केवल प्रोफेशनल लोग ही रख सकते हैं? नहीं, सभी लोग रख सकते हैं। विद्यार्थियों को लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए? बिल्कुल, विद्यार्थियों को तो ही बनानी चाहिए, क्योंकि उस पे आपको नौकरी मिलेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों गलत हैं, ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे इसमें? सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, सभी गलत है। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस पर अधोलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। मृदु कौशल आम कौशल होते हैं? मृदु कौशल आम कौशल होते हैं क्या? 64 नंबर बताएं। तो मृदु कौशल आम, बिल्कुल सॉफ्ट स्किल जैसे कि बात करना सामान्य होता है, बिल्कुल सामान्य बात है। और हार्ड स्किल, कठोर कौशल केवल किन्हीं विशिष्ट जॉब के लिए निर्धारित किए। बिल्कुल कौशल, ठीक बात है, दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, दोनों सही हैं। आगे देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। एक साक्षात्कार के दौरान मौन का क्या मतलब होता है? यानी मौन रहना। साक्षात्कार देने वाले को अपने विचार एकत्रित करने के लिए दिया जाने वाला अवसर होता है मौन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या करें आपसे? 66 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बताइएगा। कह रहा है कि एक साक्षात्कार के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान व्यक्ति को सवाल ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए। 66 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, बिल्कुल क्या कह रहा है? आपको सही से प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आगे, साक्षात्कार लेने वाले को बार बार बाधित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। साक्षात्कार लेने वाले की भावभंगिमा की उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। यानी पहला सही, दूसरा गलत, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ओनली वन सही है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। साक्षात्कार के दौरान पैराफ्रेजिंग क्या होती है? साक्षात के दौरान पैराफ्रेजिंग जो होता है, तो वो साक्षात्कार देने वाले के विचारों और भावनाओं को क्या करता है? संक्षेपित करता है, छोटा करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, समराइजिंग द इंटरव्यूज थॉट ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। यानी जब साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार की बात को अपने शब्दों में संक्षेप में दोहराता है ताकि यह पक्का हो सके कि उसने सही समझा है, तो इसे पैराफ्रेजिंग कहा जाता है इंटरव्यू की भाषा में। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, इंटरव्यू में गैर मौखिक संप्रेषण क्या होता है? इंटरव्यू में गैर मौखिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे चेहरे का हाव भाव, भंगिमाएं और शारीरिक भाषा जो होता है, ये आपका क्या होता है? ये गैर मौखिक संप्रेषण में आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, लिंक्डइन व्यवहार के बारे में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 69 नंबर बताएं, लिंक्डइन व्यवहार के बारे में आप बताएं, इसमें से व्यवहार सही कौन सा है? तो देखिए, हमेशा अपने और अपनी कंपनी के बारे में ही बात करना गलत बात है। हर उससे जुड़ जाना जो आपको अनुरोध भेजे, ऐसा भी नहीं है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जानवरों, फूलों और या अन्य किसी व्यक्ति की तस्वीर लगाना बिल्कुल गलत है। तीनों बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सब लिंक्डइन पर आपको एकदम सही जानकारी देनी चाहिए और अपनी खुद की जानकारी। सभी गलत व्यवहार होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, एक अच्छे रिज्यूम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? एक अच्छे रिज्यूम का प्राथमिक उद्देश्य होता है साक्षात्कार में सफलता प्रदान करना या प्राप्त करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रिज्यूम का अंतिम लक्ष्य होता है इंटरव्यू के लिए कॉल दिलवाना और अंततः नौकरी दिलाने में मदद करना। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे संप्रेषण में क्या बाधा उत्पन्न करता है? एक अच्छे संप्रेषण में, एक गुड कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है अनभ्रीत संकेत, यानी शोर, जो नॉइस होता है वो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नॉइस जो होता है, अगर आप बातचीत करें, कोई जाकर के साउंड बजाने लगे तो बातचीत आप नहीं कर पाएंगे, तो शोर हो जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन से, शब्दों के बिना संचार का मतलब क्या होता है? शब्दों के बिना संचार का मतलब क्या होता है?
तो गैर मौखिक संचार ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्दों के बिना संचार को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैर मौखिक संचार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम इशारों के माध्यम से, चेहरे के भाव भंगिमाओं के माध्यम से, शरीर की भाषा के माध्यम से बात करते हैं तो उसको हम गैर मौखिक संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर मौखिक संचार होता है वो। ठीक है, शब्दों के बिना संचार। मौखिक होगा संचार तब जब आप बोलेंगे तो मौखिक हो जाएगा। ठीक है, तो गैर मौखिक संचार को बिना बोले होता है। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? संदेश जो भेजता है उसको, संदेश भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। संदेश भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? 72 नंबर 73 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बताएंगे। संदेश जो भेज रहा व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? संदेश भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति संदेश को भेजता है उस व्यक्ति को प्रेषक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं? उसको प्राप्त करने वाला बोलते हैं। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है, उद्देश्य का लक्ष्य संगठन के समान हितों के लिए लोगों को एक साथ मिल करके काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो संचार, संचार उद्देश्य का लक्ष्य, संगठन के संचार उद्देश्य का लक्ष्य क्या होता है? संगठन के समान हितों के लिए लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने के लिए मोटिवेट करना। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक चैनल जो होता है, एक चैनल प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है। बिल्कुल ऐसे एक चैनल है। प्रेषक माने मैं आपको संदेश भेज रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। माध्यम एक चैनल है, शुक्ला स्टडी पॉइंट है, को करिकुलर मास्टर जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं। को करिकुलर मास्टर क्या है? एक चैनल है, शुक्ला स्टडी पॉइंट का एक भाग है। तो एक चैनल है वो, इसके माध्यम से आप हमारी बातों को जान पा रहे हैं। आप कौन है? प्राप्त करता है, मैं कौन हूँ? प्रेषक हूँ। तो इनके बीच में चैनल काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, चैनल। 76 नंबर क्वेश्चन है, पिच तीव्रता अवधि स्वर शैली और गति को संदर्भित करता है। 76 नंबर बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। पिच तीव्रता अवधि स्वर शैली और गति को संदर्भित करता है। स्पर्श, छंदशास्त्र, इशारे या हैपेटिक्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 76 का? बिल्कुल राइट आंसर आप लगा दीजिएगा, बहुत बढ़िया। ये छंदशास्त्र यानी कि परसोडी, भाषा में परसोडी का अर्थ होता है बोलने के उस तरीके से जिसमें लय, उतार चढ़ाव और गति शामिल होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? छंदशास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, पैरासोडी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद करना क्या होता है? पढ़ना आदर्श है, चुपचाप पढ़ना, साइलेंट। ठीक है, चुपचाप पढ़ना जो होता है आदर्श होता है और समझने में मदद भी करता है। बिल्कुल राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 78 नंबर। पढ़ने के SQ3R में दूसरा चरण क्या है? SQR SQ3R पढ़ाई की एक वैज्ञानिक टेक्निक होती है दोस्तों। इसके पांचों चरण इस प्रकार से होते हैं। पहला आपका होता है क्या सा? यस माने क्या होता है? यस माने होता है सर्वे, यानी पहले पूरे पाठ को ऊपर से नीचे पूरा देख लें। क्यू का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन, यानी पाठ के हेडिंग्स को देख करके आपके अपने मन में कुछ सवाल बनाएं ताकि पढ़ते समय उत्तर उसके मिल सके। तो फिर पहले आप क्या करें? सर्वे करें, यानी सर्वे करें, फिर आप क्वेश्चन तैयार करें। फिर 3R यानी कि SQRR 3R इसी को बोलते हैं। एक आर का मतलब होता है फिर क्या क्या करें? रीडिंग करें, ध्यान से पढ़ें फिर उस चीज़ को। फिर क्या करें? रिसीट यानी कि रिसाइट मतलब होता है जो पढ़ा उसे आप दोहराएं, रिपीट करें। फिर क्या करें? रिव्यू यानी कि आर, अंत में पूरी समीक्षा करें, रिव्यू लेगी कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया? तीसरा का क्या मतलब होता है? दूसरा चरण क्या है? यानी कि क्यू के बारे में। तो क्यू का मतलब क्या? तो क्वेश्चन यानी सवाल। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन आपका जो किसी संगठन के सदस्यों के बीच आपस में होने वाला संचार क्या कहलाता है? उसी को आंतरिक संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन से प्रत्येक वाक्य के दो आवश्यक भाग होते हैं, एक विषय और एक वाक्यांश होता है, या विधेय और विषय होता है, विषय उपवाक्य होता है, क्या होता है? 80 नंबर बताएं। प्रत्येक वाक्य के दो आवश्यक भाग होते हैं, एक होता है विधेय यानी कि जिसको आप बोलते हैं प्रेडिकेट, और एक होता है सब्जेक्ट यानी विषय। ठीक है, एक विधेय और एक विषय। विधेय और विषय यानी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मौखिक संचार और सुनिश्चित करता है, मौखिक संचार डैश और डैश को सुनिश्चित करता है। मौखिक संचार जो होता है बेटा ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में। ओरल कम्युनिकेशन जो होता है ये त्वरित बातचीत और तत्काल प्रतिक्रिया,
त्वरित बातचीत और तत्काल प्रतिक्रिया, तो त्वरित बातचीत यहाँ भरा जाएगा, त्वरित यहाँ पर तत्काल प्रतिक्रिया भरा जाएगा। स्पीडी इंटरेक्शन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करे बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 82 नंबर 82, बताइए। एक बायोडाटा के लिए आपके डैश और डैश सभी को एक दस्तावेज में समाहित करने की आवश्यकता, किसको किसको बताएं। 82 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। एक रिज्यूम के लिए आपकी उपलब्धि और आपका जो अनुभव है उस सभी को दस्तावेज में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, हम किस विधि से यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या प्राप्त कर लिया। तो उसकी जब प्रतिक्रिया आती, फीडबैक आता है, उसके माध्यम से हम जान पाते हैं, ठीक है, कि संचार पूरा तभी मान लेते हैं जब संचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कुछ रिस्पॉन्स करता है, यानी प्रतिक्रिया देता है, फीडबैक लिखता है। 84 नंबर क्वेश्चन से, एक वाक्य क्या है। एक वाक्य जो होता है शब्दों का समूह है जो संपूर्ण विचार को संप्रेषित करता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल शब्दों को मिलाना वाक्य नहीं होता है, ठीक है। वाक्य तब कहा जाता है जब उसका एक पूर्ण और स्पष्ट अर्थ निकले, ठीक है। शब्दों का समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है उसी को वाक्य कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे व्याकरण के नियमों के तहत लिखा हो, लेकिन अगर अर्थ ना निकले तो उसका कोई मतलब नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन से, मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मौखिक संचार में हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं, देखिए सरल शब्द, आसान शब्द और स्थानीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, जरूरी होता है। तकनीकी शब्द का प्रयोग करेंगे, टेक्निकल टर्म का, पारिभाषिक शब्द का, तो दिक्कत हो जाएगी, लोग उसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि कठिन होता है वो। हमेशा आपको कम्युनिकेशन सरल भाषा में करना चाहिए। 86 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है, बताएं। इनमें से किसका उपयोग संचार बाधा को यानी कम्युनिकेशन बैरियर को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो एक अनुवादक का यानी ट्रांसलेशन का उपयोग कर सकते हैं, ट्रांसलेटर का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं है इनमें से। संचार बाधा इनमें से कौन सी नहीं बेटा, 87 नंबर संचार बाधा, वित्तीय बाधा कोई संचार बाधा नहीं, बाकी भाषाई बाधा, ठीक है, पारस्परिक बाधा और संगठन बाधा ये सब होती हैं, वित्तीय बाधा नहीं होती। 88 नंबर क्वेश्चन है, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है, आत्मविश्वास को दर्शाती है आपके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो, कॉन्फिडेंस को। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है। संचार तत्व का चक्र इनमें से कम्युनिकेशन साइकिल का तत्व नहीं। देखें, चैनल यानी जिसके माध्यम से संचार भेजा जाता है होता है, रिसीवर जो प्राप्त करता है वो भी होता है, ठीक है, एक प्रेषक यानी भेजने वाला भी होता है, समय जो होता है इसका वो नहीं होता है। संचार चक्र के प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, चैनल, फीडबैक ये सब होता है, ठीक है, समय इसका घटक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूछा कौन सा नहीं है, टाइम ही नहीं होता, बाकी सब है। 90 नंबर प्रश्न है, दुनिया की हर चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक कौशल। 90 नंबर, दुनिया की हर चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक कौशल को पढ़ने का कौशल कहते हैं, रीडिंग स्किल्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90 नंबर करेक्ट आंसर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका, एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल जो होता है उसको बोलते हैं पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, किसी लिखित पाठ को समझने का अर्थ, किसी लिखित पाठ को समझने का अर्थ होता है समझबूझ करके पढ़ना और आवश्यक जानकारी निकालना या लेखक का आशय समझना। देखिए, किसी लिखित पाठ को समझने का मतलब ये होता है कि समझबूझ करके पढ़ना, पहला ऑप्शन भी सही है, और आवश्यक जानकारी का जान निकालना भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन से, पढ़ना एक क्या है। पढ़ना जो होता है डिकोडिंग होता है, डिकोडिंग, पढ़ने को डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझने का मतलब क्या होता है इसका, लिखे हुए अक्षरों को, प्रतीकों को देख करके उसे समझने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, एक शब्द या वाक्यांश, एक शब्द या वाक्यांश है जो हमें वह व्यक्त करने में मदद करता है जो हम कहना चाह रहे हैं, क्या।
मुहावरा, पहला कदम, चाल या व्यंग्यात्मक। 94 नंबर। तो पहला कदम यानी कि जिसको बोलते हैं गैम्बिट, बातचीत शुरू करने या अपनी बात को सही दिशा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को गैम्बिट कहा जाता है। यानी कि क्या बोलते हैं उसको, गैम्बिट यानी कि पहला कदम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी श्रवण या लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। किसी भी श्रवण या लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप जो होता है सारांश कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर का समरी कहलाता है। 96 नंबर प्रश्न है, ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं। ग्रंथ सूची में बताएं, बिब्लियोग्राफी में क्या शामिल होता है? पुस्तकें, पत्रिकाएं, ऑडियो और वीडियो तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऊपर तो सभी चीजें शामिल होती हैं। 97 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, हमें और प्राप्त करने के लिए विविध कौशल की आवश्यकता है। हमें क्या मतलब डैश, हमें कौशल यानी स्किल। ठीक है, 97 नंबर, हमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, हमें कौशल, इंफॉर्मेशन जानकारी, ज्ञान और अनुभव, ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, जानकारी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, हमें ज्ञान, जानकारी और जानकारी, अनुभव। ज्ञान, ज्ञान, जानकारी और जानकारी, अनुभव। दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी एंड सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी हमें जानकारी, नॉलेज और अनुभव, कौशल सभी की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन और कौन श्रोता को अर्थ समझने में भी सहायक होता है, क्या बताएं? 98 नंबर, तो पिच एंड टोन, आप किसी आवाज, किस ऊंची नीची आवाज जिसको पिच कहते हैं, किस लहजे में आप बात करते हैं, टोन आपका, इससे आपकी बात का अर्थ बदल सकता है, श्रोता उसे बेहतर समझ सकता है। तो पिच एंड टोन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पिच और टोन श्रोता को अर्थ समझने में भी सहायता करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, इसका मतलब है कि कोई बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि डैश का मतलब है कि सभी सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए। 99 नंबर में क्या भरेंगे? देखिए, सटीक का मतलब, सटीक भरेंगे, सटीक का मतलब है कि कोई बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि पूर्ण का मतलब है कि सभी सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने। इसका सटीक और पूर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन से 100 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, अंग्रेजी में आप का प्रयोग यू और किसको संबोधित करने के लिए होता है? यानी आप का प्रयोग डैश और डैश को संबोधित करने के लिए किया जाता है। 100 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? आप का प्रयोग बड़ों और बराबर लोगों के लिए किया जाता है, एल्डर्स एंड इक्वल्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में तू, तुम और आप, ये तीन अलग अलग शब्द होते हैं, तो अंग्रेजी में यू ही सबके लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी मतलब हिंदी में क्या होता है, बड़ों के लिए हम आप और बराबर के लिए आप का प्रयोग करते हैं, तू तुम का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए, छोटे के लोगों के लिए करते हैं, अपने से छोटे लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वैसे छोटों के लिए भी अगर आपका प्रयोग करने की कुछ कमी नहीं हो जाएगी, लेकिन अपने से बड़ों के लिए हमेशा आपका प्रयोग करें, तुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपको आंसर की भी नीचे आपको मिल जाएगी, ऐसे ही आंसर की मिलेगी। जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा बीए के, तो उसके लिए 100 रुपीज़ फीस रखती है आपकी कोर्स के लिए। 99 पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा 99, बाकी वीडियोस आपको शुक्ला पॉइंट चैनल पर मिल जाएगा। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और किस सेमेस्टर में, सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 6 सेमेस्टर में, तो उसके लिए 6 सेमेस्टर की फीस क्या है? सभी सब्जेक्ट की मात्र 100 रुपये फीस है। और तो बी वाले बच्चों के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, होम साइंस, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, ठीक है, जियोग्राफी, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता रहता हूँ, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट आपको मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप की। और को करिकुलर का सभी विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव भी पेपर होता है। तो को करिकुलर, केवल को करिकुलर का अगर आपको लेना है तो उसके लिए मात्र 50 रुपये फीस है। बीएससी बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए, इन सभी में आता है। तो उसके लिए मात्र 50 रुपये में कम से कम 10 प्रैक्टिस मिलेंगे, यानी कि कम से कम 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी। उसको आप तैयार कर लें, मतलब तीव्र, जैसे किताब आपको नहीं लेनी पड़ेगी, आप उसको निकलवा लिख कर पढ़ें, चाहे खुद ही पढ़ ले, कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ आपको विथ आंसर शीट, यानी आंसर शीट भी नीचे आपको मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर आप बीएस में पढ़ते तो बीए के सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा 100 रुपये फीस में। और केवल को करिकुलर का यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मात्र
₹50 फीस में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।